गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी आप लोगों की क्लास लेते समय कुछ आप लोगों को आवाज़ें नहीं आ रही थी, तो अब ज़रा सा देखिए, तो मैं कॉलेज के ही बोर्ड में आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो फॉर्म कर रही हूँ। प्लीज़ सी इट केयरफुली। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को क्लास में ये बताया कि लागत लेखे, मतलब लागत जब शब्द की बात मैं करूँगी तो लागत में जो 3 चीज़ें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी वस्तु की लागत में 3 फैक्टर्स या 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है उस वस्तु की सामग्री या मटेरियल, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उसका मटेरियल। सेकेंड, उस वस्तु के निर्माण में लगता है श्रम, श्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेबर। फाइन। तीसरा है ऊपरी व्यय, हिंदी में ऊपरी व्यय और इंग्लिश में है वही आपका ओवरहेड। ये क्वेश्चन आपको इन जनरल आपको पता ही होना चाहिए कि लागत के महत्वपूर्ण तत्व, अगर लागत के 3 महत्वपूर्ण तत्वों की बात की जाए तो लागत के 3 महत्वपूर्ण तत्व में एक है सामग्री, दूसरा है श्रम और तीसरा है ओवरहेड या ऊपरी व्यय। राइट। तो अगर मैं ये तीनों के नाम आपको बाकायदा लिखा रही हूँ, भाई सामग्री मीन्स कच्चा माल जिस उस वस्तु को बनाने में लगा, श्रम मीन्स जितने भी मजदूर लोग उसको वस्तु को बनाने में लगे, और ऊपरी व्यय या ओवरहेड जिसे न समझ आ रहा हो, ऊपरी व्यय मतलब उस फैक्ट्री में बिजली, पानी, लोडिंग, अनलोडिंग, जो भी फैक्ट्री का किराया, ऐसे जितने भी व्यय लगे वो सभी कहलाते हैं ऊपरी व्यय या ओवरहेड। राइट। तो ये जो तीनों हेडिंग मैंने आपको लिखाई है, ये तीनों एक्चुअली आपकी 2 यूनिट्स हैं। दीज आर द 2 यूनिट्स। आपकी कॉस्ट अकाउंट की शुरुआत की 2 यूनिट्स है, और हमारी जो चैप्टर है या हमारी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट ही होती है सामग्री या मटेरियल से, ठीक है। यही मैंने कल की क्लास में भी स्टार्ट कराया था, जो लोग नहीं थे वो सुन ले। सामग्री वाले चैप्टर में से का प्रैक्टिकल कोई बहुत छोटा मोटा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं सामग्री को बहुत डिटेल में ही पढ़ाऊँ तो शायद मैं 1 महीना खाली सामग्री में ही ले लूँ, ठीक है। ये बहुत लेंदी है। इट इज़ फर्स्ट यूनिट और मोस्टली आपकी इसी यूनिट से क्वेश्चन आएगा, इसी से ही आता है, अलग से नहीं आता, ठीक है। तो सामग्री का जो चैप्टर है, वो सामग्री का मतलब हम जानते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाली बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जो कच्चा माल लगता है, वो हमारी कॉस्ट अकाउंट की भाषा में कहलाता है सामग्री। फाइन। आपने मिठाई बनाई तो उसके लिए जो खोया, उसके लिए दूध, उसके लिए शक्कर लगा, वो उसकी सामग्री है। राइट। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब इस यूनिट में जो आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन न सिर्फ थ्योरी है वो बल्कि प्रैक्टिकल भी है, नियंत्रण की तकनीकें, ठीक है। सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें, सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन समझ लें कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों हैं, ठीक है। सामग्री का नियंत्रण का मतलब ये होता है कि हम ऐसा क्या काम करें या ऐसी कौन कौन से नियम या ऐसी कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाएं अपनी फैक्ट्री में। और मैं बार बार फैक्ट्री शब्द लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि जब हम लागत लेखे या कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, आप ये इमेजिन करके चलेंगे अपने दिमाग में कि आप एक फैक्ट्री या कारखाने के मालिक हैं जहाँ पे किसी वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है। और क्योंकि वस्तु का निर्माण होगा तो वहीं पे आपकी क्या लगेगी, सामग्री या कच्चा माल आपका वहीं पे लगेगा। तो सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें का अर्थ क्या होता है? सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें मतलब पूरी लागत लेखे का ये आधार है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट अकाउंट, जो ये बोलता है कि हम लागत लेखे, अगर आपसे कोई पूछे ये प्रश्न भी कि लागत लेखे क्यों बना रहे हैं जी, तो लागत लेखे बनाने का उद्देश्य ये होता है कि किस प्रकार से हम लागत को कम से कम करने का प्रयास करें, और लागत को कम करने की कोशिश करनी है। इसी के कारण हमें क्या करना है, सामग्री को नियंत्रण करना है। अगर आप मिठाई बना रहे हैं और आधे से ज़्यादा आपका सामान वेस्ट हुआ, खोया, शक्कर, दूध, घी, चीनी जो भी आपकी लगी, उसको आपने वेस्ट किया, तो वो क्या हो गई, उसने आपकी जो मिठाई है उसकी लागत को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसीलिए लागत लेखों में सामग्री के नियंत्रण की तकनीक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सामग्री को नियंत्रित करके ही हम सामग्री की लागत को कम कर सकते हैं, ठीक है।
तो सामग्री के नियंत्रण की तकनीकें मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था कि आप खुद बताइए कि आप किस प्रकार से अपने घर में जो भी सामग्री होती है या घर बना रहे हो उसमें ईंटा रेत गिट्टी लगी है उसको कैसे वेस्ट होने से बचाते हो। आप किचन में खाना बना रहे हो सब्जी बना रहे हो तो उसको वेस्ट होने से कैसे बचाते हो। वो सब आपके तरीके हैं जो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में अगर सामग्री को नियंत्रण करना है तो उसकी जो तकनीकें हैं मतलब इसमें आप कम से कम 5 से 6 तकनीकें पढ़ेंगे। 5 से 6 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तकनीकें बहुत सारी हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो सबसे पहली तकनीक है हमारी EOQ। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमिक। ठीक है, ये ऑर्डर है ओ है और क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ मोबाइल पकड़ के इसके कारण थोड़ी राइटिंग में भी ऐसी गड़बड़ होगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हिंदी में इसे लिखते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। ठीक है, EOQ वही हम हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। तो मितव्ययी आदेश मात्रा को एक्सक्यूज मी कुछ समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए जो मैंने कल बताया भी था कि जब भी हमें जितना भी कच्चा माल या जितने भी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसे मैं रब कर रही हूँ। इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण देखिए कि सपोज आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आपको 10,000 इकाइयाँ कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितनी इकाइयों की ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स? 10,000। ठीक है, 10,000। लेकिन अब 10,000 कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है और उसको कच्चे माल को आप अपनी फैक्ट्री में जाके प्रोसेस करते हो। प्रोसेस मतलब उसको मशीन में डालते हो और फिर एक फाइनल अपना एक प्रोडक्ट बनाते हो, XYZ जो भी हो। ठीक है, वो बनाते हो। आपने ये निर्णय लिया कि इस साल हम 10,000 इकाइयाँ नहीं मंगाते, 15,000 मंगा लेते हैं, दिवाली का सीज़न है, हो सकता है कि चल जाए। ठीक है, ज़्यादा मंगा लिया कच्चा माल, ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा माल आपने मंगा लिया। तो ज़रूरत थी 10,000 इकाइयों की लेकिन आपने ज़्यादा कच्चा माल मंगा लिया। आई एम आस्किंग कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा माल मंगा लिया तो उससे आपके ऊपर या आपकी फैक्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचिए। अभी आप सोचेंगे उससे बेटर मैं अभी यहाँ डील कर दूँ कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा माल मंगा लिया तो आपको जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो इस एक्स्ट्रा जो कच्चा माल मंगाया है उसको भंडार करने के आपको व्यय लगेंगे, क्योंकि आपको इन सभी को स्टोर करना पड़ेगा और इनके भंडारण के व्यय लगेंगे। ठीक है, ओके, ये आपको भंडारण के व्यय, और ये भंडारण के व्यय को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने की कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। क्यों भाई? संभालना पड़ेगा ना उस कच्चे माल को। नया आपको रूम बनाना पड़ सकता है कि कोई चौकीदार अपॉइंट करना पड़ सकता है, कोई बड़े बड़े ड्रम रखने पड़ सकते हैं जिसमें आप उस सामान को रख लें। ठीक है, तो आपकी क्या लागत बढ़ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, या वही कच्चा माल आपका वेस्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो वो सब के लिए आपका एक शब्द है कि यदि ज़रूरत से ज़्यादा 10,000 की ज़रूरत थी लेकिन आपने कितना मंगा लिया? 15,000। आवश्यकता से अधिक अगर आपने कच्चा माल मंगा लिया तो आपको एक्स्ट्रा एक लागत को वहन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं भंडारण लागत या इंग्लिश में कैरिंग कॉस्ट। और एक और नाम है इसका, अभी मैंने शब्द यूज़ किया था वहन लागत। क्योंकि आपको कौन सी बुक लेनी है? ML अग्रवाल, और ये प्रैक्टिकल की बुक है। ठीक है, आपको इसे लेना ही चाहिए, ML अग्रवाल। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा खरीदने से आपको एक वहन लागत को झेलना पड़ेगा। ठीक, ओके। उल्टा सोचिए इसी चीज़ को कि 10,000 की ज़रूरत थी लेकिन आपने ये निर्णय लिया कि हम इस बार 8,000 ही मंगाते हैं। क्या पता कोरोना में लोग खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, कम मंगाया आपने, ज़रूरत से कम मंगाया। तो ज़रूरत से यदि आपने कम मंगाया तो क्या तकलीफ़ हो जाएगी या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सोचिए ज़रा। आपका ऑर्डर जो है, अगर आपको ज़्यादा कस्टमर लोग आ गए तो फिर से कच्चा माल मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, बोलोगे कि अरे मेरे पास तो कच्चा माल ही नहीं है। ठीक, तो कहाँ से दूँ? ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका ऑर्डर बीच में अटक सकता है, आपके कस्टमर्स बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और
आपको फिर से अगर माल को बनाना है, फिर से माल को बनाना है तो फिर से आदेश देना पड़ेगा, है ना, फिर से आदेश देना पड़ेगा। जैसे आज ही मैं फर्नीचर बनवाने के लिए एक दुकान के पास गई थी, तो उसने मुझे सीधा बोला कि कोरोना के कारण हम लोग लकड़ी नहीं मंगाए मैडम, तो अगर आप लकड़ी ला के दोगे तो मैं फ़र्नीचर बना दूंगा। और क्योंकि उसके पास लकड़ी नहीं थी तो वो अभी मेरा फर्नीचर नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको अगर फर्नीचर बनाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, नया आदेश देना पड़ेगा, किसका, कच्चे माल का, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सक्यूज मी, यदि हम कम मंगाते हैं कच्ची सामग्री तो हमारी जो लागत बढ़ जाती है, उस लागत का नाम है आदेश लागत, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा माल मंगाओगे तो आपको कौन सी लागत पड़ी थी भाई, भंडारण लागत। अगर आप ज़रूरत से कम मंगाएंगे तो आपको कौन सी लागत पड़ेगी, आदेश लागत। क्यों आदेश लागत, क्योंकि आपको फिर से कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण ही हम ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विधि अपनाते हैं। उस विधि का नाम है मितव्ययी आदेश मात्रा। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ होता है एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत हमारी भंडारण लागत और आदेश लागत कम से कम हो या सबसे कम हो, ठीक है। तो हम क्या इसके लिए क्या करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो वो बोलेगा कि मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना कीजिए। पहले तो मितव्ययी आदेश मात्रा की परिभाषा समझ लें। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ होता है उस मात्रा का निर्धारण करना जिसमें यदि हम वस्तु की कच्चे माल की का ऑर्डर करेंगे या कच्चा माल मंगवाएंगे तो हमारी दो लागत, कौन सी दो लागत, आदेश लागत और भंडारण लागत कम से कम हो, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है, और वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका सूत्र है EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए स्क्वायर रूट जो हम बनाते थे ना वर्ग, 2AB/C, ये है इसका कंप्लीट सूत्र जो कल कुछ लोगों ने शायद शेयर भी किया था। 2AB/C, 2 उस फॉर्मूले में ही है। और A का अर्थ होता है वार्षिक उपभोग, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ फॉर्मूला समझ लें, वार्षिक उपभोग, वार्षिक उपभोग। B का अर्थ होता है प्रति आदेश लागत, एक बार में माल को मंगाने की लागत कितनी है, प्रति आदेश लागत। और C का अर्थ होता है प्रति इकाई वहन लागत। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था ना, कैरिंग कॉस्ट, वहन लागत, प्रति इकाई वहन लागत, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले में दिया, मतलब क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि एक फैक्ट्री है जिसका वार्षिक उपभोग इतना है, उसकी प्रति आदेश लागत इतनी है, उसकी प्रति इकाई वाहन लागत है। बस ये वाला जो पॉइंट है इसको बस थोड़ा एग्जाम में घुमाता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पर अगर ये भी निकल जाए तो हमको सीधा इस फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या है, 2AB और कुछ भी नहीं लिखा, मतलब गुणा है 2 गुणित A गुणित B/C और इसका पूरा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके हम EOQ निकाल पाएंगे। और जिसे अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो 1 सेकेंड सुन लीजिए कि EOQ से हम क्या निकालते हैं, वह मात्रा निकालते हैं जिस पर अगर हम अपनी कच्ची सामग्री मंगवाएंगे तो हमें कम से कम खर्चा होगा। यदि हम EOQ का पालन नहीं करेंगे तो हमारी फैक्ट्री की जो लागत है वो अधिक आएगी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है। किसी को भी डाउट हो, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।